नमस्कार विद्यार्थियों। इटली का एकीकरण, दूसरा व्याख्यान। प्रथम व्याख्यान में हमने यूरोप में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता का जो विकास हुआ उस पर चर्चा की थी। फ्रांस की क्रांति और इटली के एकीकरण से पूर्व इटली की राजनीतिक स्थिति, इटली कैसे अनेक टुकड़ों में विभक्त था। जैसा कि मैटरनिक ने कहा कि इटली केवल एक भौगोलिक चिन्ह मात्र रह गया था। मैज़नी ने कहा था कि न हमारा कोई विशेष झंडा है, न कोई राजनीतिक नाम है, न यूरोपीय राष्ट्रों के बीच हमारा स्थान है, न हमारा सम्मिलित बाजार है। हम 8 राज्यों में विभक्त हैं। ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। उनमें अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं, अनेक प्रकार के टैक्स हैं। हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, ना लिखने की है, ना बोलने की है, ना शिक्षा की है। किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। और इटली के एकीकरण में बाधाओं का भी उल्लेख पिछले व्याख्यान में हुआ था, उस पर अपन ने चर्चा की थी। आज अपन बात करते हैं मैज़नी, जो कि इटली के एकीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इटली की स्वतंत्रता का पहला प्रभावशाली नेता मैज़नी था। विद्यार्थियों, हमारे यहाँ राजस्थान में जब बात कर रहा हूँ उस समय की, जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब हमारे यहाँ एक केसरी सिंह बारट हुए, ठाकुर केसरी सिंह बारट। वो मैज़नी से बहुत प्रभावित थे। प्रसंगवश जिक्र आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको भी ये नोटिस रहे कि मैज़नी के विचारों का बहुत अधिक उन पर प्रभाव था। तो मैज़नी वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन का पहला नेता, एक आध्यात्मिक नेता, जिसका जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। उसके पिता एक डॉक्टर थे। उसने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की और साहित्य में बड़ी रुचि थी। वह फ्रांसीसी क्रांति का समर्थक था और उसके जो पिता थे, उसके पिता के कारण मैज़नी में ये विचार थे, क्योंकि मैज़नी के जो पिता थे वो फ्रांसीसी क्रांति के बहुत बड़े, मतलब यूँ कहें ना, फैन थे और अपने बेटे को क्रांति की घटनाएं रोचक कहानियों के रूप में सुनाया करते थे। तो मैज़नी बाल्यकाल से ही क्रांति विचारधारा से प्रभावित हो गया था और अपने देश को विदेशियों से मुक्त करवाने के लिए विचार करता था। शीघ्र ही वह इटली की जो एक प्रसिद्ध संस्था थी, कार्बोनेरी, उस संस्था का सदस्य बन गया और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगा। और इन क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण मैज़नी को बंदी बना लिया गया और वहाँ एक सेवेना का दुर्ग था, सेवोना का जो किला था, दुर्ग था, वहाँ बंदी बना करके रखा और इटली से निर्वासित कर दिया एक प्रकार से। 1 वर्ष पश्चात उसे जेल से आज़ाद किया गया और जेल से तो आज़ाद कर दिया, परंतु उसे देश से निर्वासित कर दिया। निर्वासित होने के उपरांत मैज़नी फ्रांस के मार्सेल्ज नामक शहर में पहुंच गया। वहीं पर उसने 1831 में एक संस्था की स्थापना की, यंग इटली। यंग इटली का उद्देश्य
जन साधारण में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर जनशक्ति का निर्माण करना था। इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति सदस्य हो सकते थे। 40 से ऊपर आयु का व्यक्ति इसमें सदस्यता ग्रहण नहीं पा सकता था। और ये जो संस्था थी ये इटली में बहुत लोकप्रिय हो गई। कुछ ही समय में यानी कि 1833 तक संस्था के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। इन सदस्यों को इटली के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार कार्य के लिए भेजा गया। उन्होंने इस कार्य को बड़े साहस के साथ पूरा किया। इससे इटली की जनता में स्वतंत्रता के लिए चेतना जागृत हुई। कुछ ही समय में इटली के बड़े बड़े नगरों में युवा इटली संस्थाएं खुलने लगी। इस प्रकार युवा इटली संस्था ने समस्त इटली में राष्ट्रीय आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार की। इस संस्था के जो उद्देश्य थे विद्यार्थियों कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना। कल जो इस पहला व्याख्यान था उसमें हमने चर्चा की थी, इतिहासकार कैटलबी के एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था और कैटलबी ने लिखा था कि इटली वासियों को 1820 और 1830 में जो उन्होंने प्रयास किए उस असफलता से यह ज्ञात हो गया था कि उनके कार्य में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ऑस्ट्रिया है। तो यंग इटली का जो उद्देश्य रखा गया, पहला ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, दूसरा इटली को आज़ाद करवाकर विदेशियों को बाहर निकाल के उसका एकीकरण करना, यूनिफिकेशन, तीसरा इटली में गणतंत्र की स्थापना करना, देश का नया संविधान जो स्वयं जनता के द्वारा बनाया जाए उसके अनुरूप गणतंत्र कार्य करे, चौथा इटली का स्वतंत्रता संग्राम इटली वासियों द्वारा चलाया जाए और पोप जो है उस पोप का सुधार होना चाहिए, ये भी इनका काम। मैजनी मानता था कि युवकों में अपार शक्ति है। उसने यह मत व्यक्त किया था कि इटली एक भौगोलिक चिन्ह मात्र नहीं है अपितु एक राष्ट्र है। विद्यार्थियों, यदि आपको याद हो तो वियना कांग्रेस के बाद मेटरनिक ने कहा था कि इटली एक भौगोलिक चिन्ह मात्र रह गया है, लेकिन मैजनी क्या कह रहे हैं कि ये एक भौगोलिक चिन्ह नहीं है, एक राष्ट्र है। उसका मानना था कि यदि इटली के निवासियों में आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत कर दी जाएं तो संसार की कोई भी शक्ति उसके एकीकरण को नहीं रोक सकती। संसार की कोई भी शक्ति उसको एकीकरण से नहीं रोक सकती। मैजनी यह जानता था कि इटली के प्रभाव को समाप्त किए बिना, मैजनी जानता था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त किए बिना इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसलिए उसने युवकों में त्याग और बलिदान की भावना भरने का प्रयास किया ताकि उनको संगठित करके, युवकों को संगठित करके, जो 1840 से बीच की आयु के लोग हैं उनको संगठित कर बिना किसी दूसरे देश की सहायता से ऑस्ट्रिया का इटली से प्रभाव समाप्त किया जाए। ऐसे ही कैबूर जो था वो भी इसी विचार का था। युवा इटली के सदस्यों ने इटली के कोने कोने में जाकर इस चेतना का प्रसार किया। मैजनी ने संयुक्त इटली नामक एक समाचार पत्र निकाला जिसके माध्यम से वे अपने विचारों का लोगों तक पहला पहुंचाता था। उसका नारा था, इटली एक है और हमारा है। क्या नारा था? इटली
एक है और हमारा है। मैज़नी ने पहली बार इटली को एक राष्ट्र के रूप में पुकारा था। इटली शब्द का अर्थ उसने बताया कि इटली शब्द का अर्थ है तुम जीवित हो, अतः जागो और प्रयास करो। और उसने घोषणा कर दी थी कि इटली को हम आजाद करके रहेंगे। उसने नवयुवकों से कहा, अपने समाज को कहा कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में सौंप दो। युवकों के हृदय में असीम शक्ति छुपी हुई है। जनसाधारण पर उसकी आवाज का जादू सा असर होता है। उसने नवयुवकों को प्रेरणा देते हुए कहा था कि स्वतंत्रता के वृक्ष तभी फलते फूलते हैं जब इन्हें खून से सींचा जाता है। विद्यार्थियों, मैज़नी ने युवा इटली के माध्यम से, यंग इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए। परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को संगठित करो और इटली को स्वतंत्र करो। ये उसने 3, यानी कि भगवान में विश्वास, अपने जो देशवासी हैं उनको संगठित करना और इटली को आज़ाद करवाना। इस प्रकार मैज़नी ने इटली के देशभक्तों में नया जीवन फूंक दिया और लोगों को आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार किया। उसने राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना, बलिदान का साहस, राष्ट्र एकता की चेतना और दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न किया, जिससे लोग इटली की स्वतंत्रता के लिए प्राणों के न्योछावर के लिए तैयार हो गए। प्रोफेसर हेजन का एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण कि मैज़नी इटली की मुक्ति तथा एकीकरण के कार्य को समुचित एक नया धर्म मानता था और कहा करता था कि यह धर्म मनुष्य की उच्चतम भावनाओं को संपादित करता है। इसके लिए पूर्ण आत्मोत्सर्ग और तल्लीनता की आवश्यकता है और युवक ही इसके संदेशवाहक हो सकते हैं। उसका जीवन मिशनरियों का सा होना चाहिए। किसका जीवन? उस युवक का जो देश को आजाद कराना चाहता है। उनसे मैज़नी ने कहा था, युवकों को, देशवासियों को, कि तुम देश देश और गांव गांव में स्वतंत्रता की मशाल ले जाओ, जनता को स्वतंत्रता के लाभ समझाओ और उसे धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करो, जिससे लोग उसकी पूजा करने लगे। उनके हृदय में इतना साहस और शक्ति भर दो कि लोग स्वतंत्रता देवी की आराधना के लिए, उन्हें जो भी यातनाएं मिले, जो भी, चाहे कारागार के कष्ट हों, चाहे हुकूमत की प्रताड़ना हो, इससे वे घबराए नहीं, त्याग के लिए तत्पर रहे। विद्यार्थियों, अब बात हम करते हैं रोम में गणतंत्र की स्थापना। 1848 की फ्रांस की जो क्रांति हुई, उससे प्रभावित होकर इटली के राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विद्रोह किए। इन क्रांतिकारियों ने मिलान और वेनिस राज्य से ऑस्ट्रियन सेना को खदेड़ दिया। इस समय पोप और पिंडमांट, सार्डिनिया के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। एल्बर्ट ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया एवं ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। इस समय ऑस्ट्रिया ने टस्कनी व नेपल्स में सेना भेजकर विद्रोह का दमन किया। ऑस्ट्रिया की विजय को देखते हुए नेपल्स,
टस्कनी और पोप ने युद्ध से अलग होने की घोषणा कर दी। युद्ध से अलग होने की घोषणा कर दी। अब पिंडमांट को अकेले ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया और पिंडमांट के राजा को मजबूर होकर के संधि करनी पड़ी। मैजनी और गैरिबाल्ड ने इस समय रोमन जनता की सहायता से, जो पोप था उस समय, जिसका नाम पायस नवम, के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इससे पोप रोम छोड़ करके भाग गया। इसके पश्चात मैजनिक के नेतृत्व में रोम में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। परंतु विद्यार्थियों, मैजनी की यह सफलता अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि जो फ्रांस का जो उस समय राष्ट्रपति था लुई नेपोलियन ने पोप की सहायता के लिए सेनाएं भेज दी। फ्रांस से सेनाएं आ गई। उन्होंने मैजनी और गैरिबाल्डी, जो फ्रांस की सेनाएं आई, उन्होंने मैजनी और गैरिबाल्डी को पराजित कर दिया और पोप जो है वो पुनः उसका रोम पर अधिकार हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पोप का पुनः रोम पर अधिकार हो गया। मैजनी और गैरिबाल्डी को रोम छोड़ करके भागना पड़ा। मैजनी लंदन पहुंच गया और उसने अपना शेष जीवन लंदन में ही व्यतीत किया। 1872 में मैजनी की मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, यदि मैजनी का मूल्यांकन हम करना चाहें तो मैजनी अपने उद्देश्य में असफल रहा, परंतु फिर भी वह इटली का राष्ट्र निर्माता कहलाता है। मैजनी आदर्शवादी था, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं था। उसने ऐसे समय में जनता में आत्मविश्वास पैदा किया जबकि कई नेता एकीकरण को असंभव समझ रहे थे। मैजनी के अधूरे कार्य को दूसरे लोगों ने बाद में पूरा किया। मैजनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी और इटली वासियों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान के विचार उत्पन्न किए। हेजन ने लिखा है कि मैजनी की समता का अन्य कोई निर्भीक, नैतिक आचरण, कला, विचारशील, मृदुभाषी और उत्साही नेता नहीं देखा गया। यह मैजनी ही था, जैसा कि साउथगेट लिखता है, इतिहासकार साउथगेट, यह मैजनी ही था जिसने अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की उत्कृष्ट भावना उत्पन्न की। यद्यपि वह काबूर की भांति कूटनीतिज्ञ नहीं था, गैरिबाल्डी की भांति सेनानायक नहीं था, परंतु वह एक कवि, आदर्शवादी विचारक और क्रांति का अग्रदूत था। उसके अधूरे कार्य को कैबूर, जिसको हम काबूर भी बोल रहे हैं, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल ने पूरा कर इटली के एकीकरण को संपन्न किया। वास्तव में मैजनी इटली के स्वतंत्रता संग्राम का मसीहा था। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं नवोरा युद्ध। 1849 में सार्डिनिया के राजा एल्बर्ट ने एक बार पुनः ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए युद्ध प्रारंभ किया। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की सेना के बीच 1849 में नवोरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने एल्बर्ट को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसके पश्चात एल्बर्ट ने राज्य से त्याग पत्र दे दिया और अपने पुत्र
विक्टर एमेनुएल द्वितीय को सार्डिनिया का शासक बना दिया। उसे विवश होकर ऑस्ट्रिया के साथ संधि करनी पड़ी और संधि में उसको लोम्बार्डी का जो क्षेत्र ऑस्ट्रिया को देना स्वीकार किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ मुद्रा का हर्जाना देना पड़ा। इस प्रकार 1848 की क्रांति की असफलता के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यद्यपि क्रस्टोजा और नवोरा के युद्धों में सार्डिनिया पराजित हुआ, परंतु इन युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इटली के एकीकरण का नेतृत्व पिंडमांट राज्य ही कर सकता है, जैसे कि हमने इससे पहले व्याख्यान में भी ये चर्चाएं की थी। और उसका परिणाम यह निकला कि स्वतंत्रता प्रेमी जो लोग हैं वो पिंडमांट का जो झंडा है, पिंडमांट का जो राजा है, उसके नेतृत्व में एकत्रित होने लगे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।